नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सभी एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आए डी सब शेल के अंदर आए उनको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए क्या क्या गया, सबसे पहले इसकी अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS1 to 2, या तो क्या होंगे S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इसके अंदर एक्सेप्शन है वो बाद में बता देंगे, NP6, NP के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। उसके बाद क्या होता है N-1 D 1 to 10। देखिए जो N-1 शेल होता है इसको क्या बोला जाता है, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल के बारे में पहले भी आपको बता रखा है। तो जो N-1 शेल होता है उसको क्या बोला जाता है, पेनल्टीमेट शेल। अब देखिए क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, 3D सीरीज। सबसे पहले क्या है, 3D सीरीज, 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। आपको जो मेन फोकस रखना है वो 3D सीरीज पे रखना है। थोड़ा थोड़ा आपको 4D और 5D के बारे में पता होना चाहिए, 6D के बारे में नहीं भी पता तो भी चल जाएगा। तो देखिए 3D सीरीज में क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s 1 से 2, ठीक है, यानी देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था NS, यहाँ पे क्या आ चुका है ये 4s। तो 4s 1 से 2 और 3D क्या हो जाएगा 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। तो अब इसके पास जो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये टोटल 10 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आपके पास 4D सीरीज है। 4D सीरीज की देखिए अगर हम बात करें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5s 1 to 2, 4D 1 to 10। तो उसके बाद आपके पास ये सारे आपके पास एलिमेंट्स आ चुके हैं 4D सीरीज के। उसके बाद 5D सीरीज। 5D सीरीज में देखिए जैसे हम लैंथेनम से शुरू करते हैं और हम क्या जाते हैं हॉफनियम तक, लैंथेनम और हॉफनियम होता है। अब देखिए क्या है, इस लैंथेनम हॉफनियम के बीच में क्या है, टोटल 14 एलिमेंट्स और आ रहे हैं। इन 14 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, इस करके यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हम 5D सीरीज के अंदर क्या आता है, एक 14 एलिमेंट्स का ब्रेक आता है स्टार्टिंग में ही, और उस 14 एलिमेंट का जो ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हम कल पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ इसे फोकस देना है। देखो लैंथेनम के बाद आपके पास हॉफनियम आया, हॉफनियम के बाद ये फिर से क्या जाता है, रेगुलर हो जाते हैं, मतलब 72 के बाद 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा इसका। ठीक है, अब देखिए ये सब कुछ आपको समझ में लग गया। उसके बाद आती है आपके पास 6D सीरीज। 6D सीरीज में देखिए आपके पास एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन्हीं को एक्टिनाइड्स बोला जाता है। उसके बाद फिर से रॉफनियम से क्या आती है, सीरीज रेगुलर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट्स कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, मेटालिक करैक्टर शो करते हैं, एक्सेप्ट वन जो क्या है, मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है नेचर में। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की देखें तो पीरियोडिक टेबल में जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन का देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण से जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, सुना ना, बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो क्या बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। समझ लगी यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मियम और इरिडियम की। पहले इरिडियम का देखिए, अगर हम बात करें वॉल्यूम की या फिर अगर हम सिंपली बात करें डेंसिटी की तो क्या करते हैं, इरिडियम की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द मोस्ट डेंसर, सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है। ठीक है, इरिडियम अगर ऑप्शन है तो इरिडियम आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है। अगर इरिडियम के बाद दूसरा कोई होता है तो वो क्या होता है, ओस्मियम। देखो यहाँ पे लिख रखा है हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल, और इसकी क्या है, सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपसे ऑर्डर भी पूछ लिया जाए तो आप ऑर्डर बताएंगे क्या, इरिडियम इज मोर डेंसर देन ओस्मियम। इरिडियम इज मोर डेंसर देन ओस्मियम। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया इस सीरीज के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेडियम है, इस प्लेडियम का क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कहते हैं 5s 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके अंदर 5s के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो आप बोल सकते हो इसकी क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल, कौन सा होगा जिसके पास s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लेडियम हो जाएगा वो।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में लगी। उसके बाद आ जाइए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। आपको सिर्फ फर्स्ट की पता होनी चाहिए, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखे हैं आपके पास, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर रखी हैं। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, +3 +4 +5, ये तो क्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए दो बातें होती है, क्या होता है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट और एक क्या होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, वो जनरली शो कर देती हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो स्टेबल हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की मतलब इसमें तो वो स्टेबल होगा ही होगा। तो स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वनेडियम +5, क्रोमियम +3 एंड +6, ठीक है। मैग्नीज क्या है, +2 एंड +7 शो करता है। उसके बाद आयरन क्या है, +2 एंड +3, कोबाल्ट +2 एंड +3, बाकी सारे क्या है लास्ट वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में लगी। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट इन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या आएगा आपके पास, ऑस्मियम, ठीक है। ये समझ में लगा। ये आपके पास डी ग्रुप का एक तरह क्या कहते हैं हम, जनरल ओवरव्यू है। अब हम 1 बाय 1 टर्म्स इसमें देखेंगे। कर दूँ अब इसको आगे समझ में। सबसे पहले हमें देखना है फिलिंग एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक, आपने ऑफबू प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ऑफबू प्रिंसिपल में हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में, वो क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, फिर क्या जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। इसी तरीके से रिमूवल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में से होगा, पहले जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई, क्योंकि लो एनर्जी वाला तो क्या है, स्टेबल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल है। तो अब देखिए अगर हम बात करें फिलिंग एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं। इसमें क्या लगता है आपके पास, N+L रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से होती है, N+L रूल के अकॉर्डिंग। देखिए अगर मैं बात करूं 3D और 4s ऑर्बिटल की, 3D एंड 4s ऑर्बिटल की, इनका N+L रूल के अकॉर्डिंग निकालिए, क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, 3+2, 4+0, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसके अंदर फिल होगा जिसमें N+L की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, जिसमें N+L की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, 4s में फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाके किस में फिल होगा, 3D में। यहाँ तक बात समझ में लगी। अब देखिए दूसरा इसका कंसेप्ट देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 4s की एनर्जी क्या है, लोअर है, तभी पहले 4s में फिल हुआ। इसका मतलब लोअर है तो ये क्या है, स्टेबल है। ये तो थी फिलिंग की बात। अब हम आ जाते हैं रिमूवल की बात पे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में से पहले होगा, 4s में से या 3D में से, इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव भी 4s में से होगा इस केस में। इसका रीज़न क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है 4s के अंदर, ठीक है, पहले तो इसकी 4s की एनर्जी लोअर थी, इस करके इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, उसके बाद 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाते हैं तो ये सिनेरियो उल्टा हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है, 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है 3D से, ठीक है। दो कंसेप्ट हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले क्या केस था, इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद क्या केस आया। इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले मतलब जब इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं तो क्या आएगा, 3D की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी 4s से, इस करके पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होता है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद क्या हो जाता है, एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, 4s की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है 3d से। अब अगर देखो 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी 3d से, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से जाएगा, अब 4s में से। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में से, पहले 4s में से जाएगा, 3d में बाद में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको 3D की सबको आती है, इस करके मैं यहाँ पे नहीं नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आप वहीं से देख सकते हो। समझ में लगा ये कि इलेक्ट्रॉन 4s में से पहले क्यों जाता है, क्योंकि आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ये हो गया आपके पास फिलिंग एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इसकी, कुछ कुछ एक एक करके। सबसे पहले है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आपने जनरल ट्रेंड पढ़ा है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों की अगर हम बात करें तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सेम यहाँ पे भी वही ट्रेंड फॉलो होगा। अगर हम एस के कंपैरिजन में देखें तो डी की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहे पीरियोडिक टेबल में, एस के बाद डी आता है ना, तो लेफ्ट से राइट में गए पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जनरली क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिलता। देखिए अगर मैं बात करूं अप टू मैग्नीज, देखिए जितने भी ट्रेंड्स शो करेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अप टू मैग्नीज पहले तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अप टू मैग्नीज क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। उसके बाद क्या हो जाती है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, पहले तो क्या करती है, ये डिक्रीज करती है अप टू मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद क्या कर जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट आता है, इसका मतलब कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसमें हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको सिखा रखा है क्या होता है। ठीक है, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस का ओवरऑल कितना इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बता रखा है, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करना शुरू करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करते हैं। उस रिपेल करने से क्या होता है, वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इन दोनों के इफेक्ट के कारण ही आपके पास ये जो ऑर्डर है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इन दोनों के ओवरऑल इफेक्ट के कारण आपको ये ऑर्डर देखने को मिलता है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने क्या करना है, एज अ ऑब्जेक्टिव इसको पढ़ना है, सब्जेक्टिव के वे में नहीं पढ़ना। ये आई बात समझ में। अब देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि हाँ सारी सेम हो गया। तो जैसे मान लीजिए कोई 72 है एंगस्ट्रॉम, कोई 70 हो गया। ठीक है, फिर कोई 72 हो गया, फिर कहीं 74 आ गया। देखो मतलब इतना इंक्रीज और डिक्रीज नहीं पता चल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोला जाता है, कि मतलब इतना चेंज नहीं है कि हम उसको सिंपली ऑब्जर्व कर सकें, तो दैट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, समझ में लगा ये। अब अगर देखिए हम डाउन द ग्रुप आते हैं, वैसे तो क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। 3D और 3D सीरीज तो आपके पास ये होगी, 4D और 5D के बारे में अगर हम बात करें, रीजन क्या आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन बस आप ये याद रखिए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण 4D और 5D का जो साइज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखिए क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को अगर हम रिलेट करें, क्या हम इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेट कर सकते हैं? नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एस की क्या होती है, कम होती है देन एज कंपैरिजन टू डी। मतलब जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने दो का कंपैरिजन कर रखा है, निकल और प्लेटिनम का। देखिए निकल जो है क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है,
और जो प्लेटिनम होता है वो क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। तो देखिए अगर आपके पास कंपैरिजन आ जाता है मान लीजिए निकल और प्लेटिनम का, तो आपको अगर बताना पड़ा तो निकल 2 ज़्यादा स्टेबल होगा प्लेटिनम 2 से, और प्लेटिनम 4 ज़्यादा स्टेबल होगा निकल 4 से। ठीक है, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखना, इस ऑर्डर से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास 2 चीज़ें हो चुकी हैं, निकल प्लेटिनम आपके पास है एंथैल्पी और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। उसके बाद सेकंड जो आपके पास आता है वो है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर को हम लिंक करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। देखिए मेटालिक करैक्टर क्या होता है, जो मेटालिक करैक्टर जनरली होता है वो क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका मेटालिक करैक्टर होगा। तो देखिए अगर हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं, यानी अगर हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं 1 2 3 4 5। फिर बाद में क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्या रह जाएंगे 4 3 2 1 0। ठीक है, तो पहले जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं मेटालिक करैक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होना शुरू होते हैं मेटालिक करैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम बात करें जिंक कैडमियम और मरकरी की, जिंक कैडमियम और मरकरी जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनका मेटालिक करैक्टर क्या होता है, सबसे कम होगा। और मरकरी का तो मेटालिक करैक्टर इतना कम हो जाता है कि ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से दूसरी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक करैक्टर पे। जो जितना ज़्यादा मेटालिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या गए, अगर 1 से 5 पे गए तो मेटालिक करैक्टर पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसी हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट इंक्रीज इज अप टू मैग्नीज एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। समझ लगा यहाँ तक। उसके बाद आ जाइए एटॉमिक वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे। एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसका मतलब साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है। और अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या कह सकते हैं हम, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब अगर इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी लिखवाया था, इरिडियम की जो डेंसिटी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, फॉलोड बाय ऑस्मियम। इरिडियम की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद क्या आता है आपके पास, ऑस्मियम। यहाँ तक समझ में लगी बात। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अभी हमने रिडॉक्स में कहीं पे पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है, पढ़ा था ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा था। देखिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, पहली बात वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग करैक्टर के। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग करैक्टर के। और वैसे अगर हम बात करें रिडक्शन पोटेंशियल की, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के।
ये थी दो बातें अलग से। अब आ जाइए, हमने यहाँ पे जो पढ़ना है, हमने यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब देखिए क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ से पॉइंट नोट कीजिए, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल more stable a particular element in that oxidation state in aqueous medium। देखिए मान लीजिए अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें, ठीक है, एक्वस मीडियम की अगर हम बात करें तो देखिए जितनी कम वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, जितनी कम वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उस ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे मैंने बताया ना रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, यही बोला ना, लोअर द वैल्यू, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी, जितनी कम वैल्यू होगी वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको करते हैं, दो पॉइंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें M2 पॉजिटिव टू M, अगर हम M2 पॉजिटिव से M की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, लोअर द वैल्यू मोर स्टेबल इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या होगा, अगर हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होगा। समझ में लगी ये बात। दूसरी अगर हम बात करें M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव का चेंज, M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव का चेंज, तो जितनी लोअर वैल्यू होगी मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि जितनी कम वैल्यू उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखिए अगर हम बात करें मैग्नीज की, या बात करें जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, या एक हम बात कर रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ये हमने 3 लिखे हैं। अब देखिए क्या है, मैग्नीज में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, मैग्नीज में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, 3d5। 3d5, अगर 3d5 है तो वो क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसकी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी और ज़्यादा नेगेटिव होगी, मतलब क्या होगा, लोअर एंड पे जा रही होगी। अब अगर हम बात करें जिंक 2 पॉजिटिव की, जिंक 2 पॉजिटिव यानी जब इसने जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो क्या बन गया, 3d10। 3d10 मतलब फुली फील्ड, फुली फील्ड यानी एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब देखिए अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, कॉपर 1 में और कॉपर 2 पॉजिटिव में। अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये क्या है, D9 में है। कॉपर 2 पॉजिटिव किस में जाता है, D9 स्टेट के अंदर। अगर D9 के अंदर है इसका मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है ये। अगर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और अगर मैं बात करूं कॉपर पॉजिटिव और कॉपर की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। समझ में लगी ये चीज़। तो जितनी लोअर वैल्यू होगी यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में, उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। अब बात आ जाती है यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की, देखिए जब स्कैंडियम 2 पॉजिटिव होता है, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या होता है, डी में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दे तो ये क्या पहुंच जाता है, D0, और ये D0 के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है।
D0 के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अगर स्कैंडियम 3 ज़्यादा पॉजिटिव स्टेबल है तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। समझने लगे यहाँ तक बात, कोई डाउट पूछना कुछ इसमें, देख लिए कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेपर में पूछी जाती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, थ्योरी बहुत लंबी दी हुई है बुक में, जितनी मर्जी पढ़ते रहना, थ्योरी का कोई उसमें इतना चक्कर नहीं है। जो मेन बात आपने समझनी है कि अगर आपको इस टाइप से कोई नोटेशन दे रखी है, लेकिन एक बात याद रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी है मैंने, ठीक है। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है तो ये ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब ये मैंने जो सारी बात करी है ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी है, लेकिन ज़्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछा जाता है पेपर में। इसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, एस ब्लॉक में करा था हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं वहाँ पे। समझ में लगा ये, कोई डाउट इसमें। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, कैसे। अब देखिए हमने बात करी थी, ये सब हम किस में बात कर रहे हैं, एक्वस मीडियम के अंदर बात कर रहे हैं। तो याद रखना ये एक्वस मीडियम वाला कंसेप्ट एक, अभी इसको हम बताते हैं। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें, M2 पॉजिटिव टू M, पर्टिकुलर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा H हाइड्रेशन से, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल है तभी तो ज़्यादा होगी ना, अभी सोडियम वाला एग्जांपल लेके समझाया था। तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है, ये M2 पॉजिटिव के अंदर नहीं जाना चाहता, तभी ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, नहीं तो ये कम होनी चाहिए थी वैल्यू। तो इसका मतलब ये M2 पॉजिटिव के अंदर नहीं जाना चाहता। इस केस के अंदर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाई वैल्यू आएगी, हाई वैल्यू एंड अनस्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में लग गया। अब देखिए ये मैंने क्यों बताया है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई डाटा आ गया है कि आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ये है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ये है, डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू ये है। अब आप ये बताइए कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों का सम देखना है, सम देखने के बाद उसको कंपैरिजन करना है डेल्टा H हाइड्रेशन से। अगर इन दोनों का सम डेल्टा H हाइड्रेशन से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो +2 में स्टेबल है। और अगर ये सम क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो +2 में अनस्टेबल है। ठीक है, पॉइंट समझ में लगे ये। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसको अच्छे से समझ के इसको अच्छे से तैयार करना। अब नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, मतलब कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट थोड़े थोड़े से पॉइंट हैं ये। केमिकल रिएक्टिविटी ऐसे बता देते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के। अब देखिए हमने एस ब्लॉक में पढ़ी थी, रिएक्टिविटी कब होती थी, जब वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देते थे उतना ही क्या होता था, वो रिएक्टिव होता था। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं देगा, अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं देगा तो क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने नेक्स्ट चैप्टर सारा ही पढ़ना है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, या तो इनके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर क्या होगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। दो केस बता रहे हैं, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे डी ऑर्बिटल में, अगर अनपेयर्ड ना हुए तो क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे।
इन दो कारण से क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब देखिए अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की बात करें, चलिए कॉपर का है, आयरन के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ये किसका है, आयरन का। आयरन क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें हमने सारा डिटेल में पढ़ना है, इस करके इसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में थ्योरी आपने सब पढ़ रखी है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म सब पढ़ रखा है। जो मेन चीज़ क्या है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट निकालना। तो डायरेक्ट हम डाइपोल मोमेंट के ऊपर आते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट निकालने का? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे कि जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है √n+2 वो आया कहाँ से, हमने आज वो पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाई लेवल का भी कुछ भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको ये वाला फार्मूला भी पता होना चाहिए। अब देखिए जो यहाँ पे S है, S का मतलब क्या होता है, स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो स्पिन मोशन आई है उसका कारण जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया है वो। और L क्या है आपके पास, ऑर्बिटल मोशन के कारण जो कंट्रीब्यूशन आया है वो। अब ये है क्या, स्पिन कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है। अब देखिए न्यूक्लियस है ये, ठीक है, उसके अराउंड क्या आपके पास ऑर्बिटल्स हैं। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो टाइप की रोटेशन शो करता है। क्या करता है, दो टाइप की रोटेशन। एक तो क्या होगा, अपने ही एक्सिस पे घूमी जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्या होगा, अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, जिसके कारण वैल्यूज आती हैं +½ और -½ ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या आ जाएगा -½ तो जो वो वैल्यूज आती हैं वो किसके कारण आती हैं, स्पिन मोशन कंट्रीब्यूशन के कारण। कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो उसका स्पिन हो रहा है उसी के कारण कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज उसका कहीं से भी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। दूसरा मोशन आपने ये भी तो पढ़ा है कि वो इस टाइप से रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, इस टाइप से रिवॉल्व करता है। इसका मतलब क्या कर रखा है, ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्बिटल मोशन भी आएगा, ठीक है। जो भी आपने अब तक केस पढ़ा है हम उसके अंदर क्या मान के चलते थे कि जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 होगा, चलिए अब हम यहाँ पे दो केसेस बनाते हैं। इफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज 0, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है तो L क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, 4s+1। S का मतलब क्या है, स्पिन, जो स्पिन मोशन उसका हो रहा है उसकी अभी मैंने वैल्यू बताई क्या होती है, या तो क्या होगी +½ होगी या -½ होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम बात करें n इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो क्या हो जाएगी, n/2। तो क्या हो जाएगी वो n/2 प्लस माइनस, अभी हम साइन के यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपके पास S की वैल्यू क्या आ रही है, n/2 आ रही है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा 4 n/2 n/2+1 √। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास √n n+2। समझ में लगा ये चीज, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए क्वेश्चन का पूछने का भी कुछ तरीका हो सकता है कि अगर वो डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि सिर्फ स्पिन ओनली मोशन का मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ,
मतलब कि आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखना ही नहीं है, चाहे उसमें होता भी हो या नहीं होता हो। उन्होंने क्या पूछा आपसे, सिर्फ और सिर्फ क्या बताओ, स्पिन मोशन का बताओ, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस केसेस में होता है, किस केस में नहीं होता। यहाँ तक समझ में लगा, इसको रब कर देते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थोड़ा सा पढ़ रखा है, वहाँ पे हम दो तरीके से बात करते हैं अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें। एक होता है T2G ऑर्बिटल, एक होता है EG ऑर्बिटल। पढ़ा है ये, ठीक है, यही चीज़ पढ़ी है ना। एक T2G ऑर्बिटल होता है और एक क्या होता है आपके पास EG ऑर्बिटल। अब देखिए क्या है, आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब T2G ऑर्बिटल क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब T2G क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है। EG की यहाँ पे अब कोई बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ T2G को देखना है। अगर T2G और क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इफ T2G इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, अब बात आती है ये अनसिमेट्रिकली फील्ड क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए क्या है, T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल, T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन होते हैं T2G में, EG में 2 होते हैं, T2G में 3 होते हैं। अब देखिए अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है। अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है। तो अब अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फील्ड है। सिमेट्री तो कहीं नहीं आ रही, इसमें 2 हैं और ये खाली पड़ा है, तो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया आपके पास, T2G 2, ठीक है। अब अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दूं तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सिमेट्री आ गई। देखो तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकली फील्ड हो गए। अगर सिमेट्रिकली फील्ड हो गए तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकली फील्ड हो गए तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 4 की, अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया है तो भी अनसिमेट्रिकल होगा, तो फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ ना कुछ इसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर 5 भरेंगे तो भी कुछ ना कुछ आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अगर आपके पास कहीं पे T2G1, T2G2, T2G4 और T2G5 इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है तो वहां पे आपके पास कुछ ना कुछ ऑर्बिटल मोशन आएगा, अदरवाइज ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऑर्बिटल मोशन 0 हो जाएगा तो जो आपके पास n+√2 वाला फॉर्मूला आप वो डायरेक्ट लगाओगे, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में लगी ये बात, कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलिए आपके पास अगर हम मान लें कि सिर्फ स्पिन मोशन के ऊपर ही कोई क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए कैसे करना है इसको। सिर्फ स्पिन मोशन निकालना है अब आपको। मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर पॉजिटिव हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। इन सब का मतलब कोई भी आयरन आपसे पूछा जा सकता है जनरली, तो आपको उनका क्या आना चाहिए, स्पिन मोशन के थ्रू इनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आना चाहिए। अब आपको क्या चेक करना है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की बात करें, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्या होगा, बोलो, D7। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, 4s2 3d7। अगर हम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और किससे जाएंगे, s वाले से जाएंगे, क्योंकि आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन s की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से s से क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, D7 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 3। देखिए कैसे फिलिंग, ये तो अब ना दिमाग के अंदर इस टाइप से छप जानी चाहिए, बनाने की जरूरत ही ना पड़े इसको। ऐसे होंगे 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो क्या आ गया आपके पास, n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। उस फॉर्मूले में पुट करो और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो कर लोगे। इतना तो सॉल्व। अब बताओ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की क्या होगी, टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तो D7 लिख दी सामने। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, ठीक है। कैसे, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, D6। अब देखो 2 तो पहले आप S में से निकाल चुके हो, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा, किससे निकलेगा, D से निकलेगा तो D6 आ गया,
ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट। यानी अगर हम लिखें यहाँ पे क्या होगी n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 होगी। आयरन 2 पॉजिटिव, n की वैल्यू आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव इज D6 यानी n इज इक्वल टू 2। देखिए आप +2 करने के बाद यहाँ पे आए हैं, इस करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने नहीं बताई, ठीक है, लेकिन आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो D6 यानी आपके पास n क्या आ जाएगा 4। उसके बाद आयरन 3 पॉजिटिव D5, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 5। उसके बाद कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव जो होता है आपके पास होता है D10, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 यानी ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, समझ लगी ये बात। अगर आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है यानी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी डाइपोल मोमेंट सॉरी ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाएगा तो डायमैग्नेटिक। कॉपर 3 पॉजिटिव D9 सिस्टम, n क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा या सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक कौन है, तो क्या आंसर आएगा Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको n+2 लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास उतना ही ज़्यादा आंसर आएगा। ठीक है, अब ये मत करना है कि आपके पास मान लीजिए 3 आ गए पेपर के अंदर, 3 आ गए और आप क्या करो पहले तीनों का n की वैल्यू निकाल लो, फिर उसका उसको n+2 में पुट करके देखो, फिर उसका आंसर निकालो। इतना लंबा नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब अगर मैं अरेंज करूँ तो Fe3 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव का सिमिलर होगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के, ठीक है, और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का ज़्यादा होगा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव से। यही बात है, ठीक है। और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव, और लास्ट में अगर हम देखें जो डायमैग्नेटिक है लेकिन अगर हम उसको रखें तो क्या आएगा कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास। इनको अरेंज करिए ऑर्डर में कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है, किसका मैग्नेटिक मूवमेंट कम है, या फिर 4 दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट है या लीस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किस में है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किसी में है या नहीं है, अगर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बन सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ के करके जाना। और ये तभी होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होगी, वो टिप्स में होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ये कलर्ड आयंस पे। कलर्ड आयंस ये भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ना है कलर्ड आयंस के बारे में। लेकिन पहले थोड़ा यहाँ पे देखिए, जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। आपने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट देखा है लैब में, कॉपर सल्फेट के आपने क्रिस्टल बनाए होंगे। कॉपर सल्फेट के जब क्रिस्टल बनाए थे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट किस कलर का था ब्लू कलर का। ठीक है, NaCl देखा है, साल्ट देखा ना किस कलर का होता है वाइट कलर का। NaOH देखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स देखी होंगी, किस कलर का होता है वाइट कलर का। ऑक्सैलिक एसिड भी देखा है, किस कलर का होता है वाइट कलर का होता है, ऑक्सैलिक एसिड भी वाइट कलर का। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट देखा है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, डार्क पिंक सा वॉयलेट कलर होता है उसका। अब देखिए, अगर मैंने अभी आपको 2 कलर बताए हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो कि आपने जनरली दे रखे हैं, इस करके सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं, और आपने NaOH देख रखा है, NaCl देखा है, ऑक्सैलिक एसिड देख रखा है लैब के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे वाइट हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कलर्ड होते हैं। यानी देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन मेटल आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको ट्रांजिशन मेटल मिलेगा। अब देखिए क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं। जनरली क्या होते हैं वो कलर्ड होते हैं। बाकी के जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते या ट्रांजिशन मेटल से नहीं बने होते वो कलरलेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है क्यों है वो अब हमने देखना है।
जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर किस कारण से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, और दूसरा क्या आएगा, चार्ज ऑन द आयन। या फिर तीसरी अगर हम बात करें कि जो लिगेंड आ रहा है, लिगेंड पता है ना क्या होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, लिगेंड बोलते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। समझ लगी। अब देखिए इनका कलर आता क्या है, कैसे है। अब मान लीजिए आपको ये पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। एक एनर्जी लेवल तो क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल, जिसको बोला जाता है अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें T2G ऑर्बिटल, और जो दूसरा ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, EG ऑर्बिटल, ठीक है, EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे आपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ठीक है, ये एनर्जी लेने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, सॉरी। अब जब ये हायर एनर्जी स्टेट में गया, यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या आएगा, वापस आएगा। जब वापस आएगा तो क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा जितनी एनर्जी इसने पहले एब्जॉर्ब करी थी, और क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बात करी यहाँ पे कि कलर्ड जो आयंस हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। देखो जितने ज़्यादा डी ऑर्बिटल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका कलर क्या करेगा, वेरी करेगा। दूसरी बात, चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, कि आयन के ऊपर चार्ज कितना है, जितना ज़्यादा आयन के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ये गैप ज़्यादा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे अभी, उसमें बताएंगे आपको कैसे आई। जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर उतना ये गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर ये गैप ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, E ज़्यादा हो जाएगा। गैप ज़्यादा होगा तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो वेवलेंथ हम दे रहे हैं, मतलब कि जो लाइट की वेवलेंथ दे रहे हैं उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम वाइट लाइट की बात करें, वाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं टोटल, और हर कलर की क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जिस हिसाब से मान लीजिए एनर्जी वेरी करेगी उस हिसाब से वेवलेंथ भी वेरी करेगी, और जिस हिसाब से वेवलेंथ वेरी करेगी उस हिसाब से कलर भी वेरी करेगा, ठीक है। जिस हिसाब से वेवलेंथ वेरी करेगी उस हिसाब से कलर भी वेरी करेगा। ये हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वहाँ पे बताएंगे कैसे डीप में, अभी सिर्फ थोड़ा सा इसको समझिए। अब अगर देखिए लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड के ऊपर भी इफेक्ट है, लिगेंड का भी मतलब इफेक्ट है कलर पे। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये फिर से वही बात, एनर्जी गैप ज़्यादा, वेवलेंथ अलग अलग आएगी और आपके पास कलर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अब देखिए जो कलर है इसके अंदर वो किसके कारण से आ रहा है, डी ट्रांजिशन के कारण से। आप पे क्वेश्चन आ सकता है, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, किस कारण से आ रहा है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या, देखो ये भी है तो डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल, पहले इलेक्ट्रॉन क्या गया इस डी वाले ऑर्बिटल से इस वाले डी ऑर्बिटल में, फिर क्या हुआ इस वाले डी ऑर्बिटल से वापस आ गया। तो ये क्या हो रहा है, डी और डी ऑर्बिटल के अंदर क्या हो रही हैं, ट्रांजिशंस हो रही हैं, इसी कारण से ये क्या है, डी ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। समझने लगी ये बात। तो ये जो कलर होता है वो क्या होता है, डी ट्रांजिशंस के कारण होता है। उसके बाद अगर हम देखें, चलिए यहीं पे एग्जांपल बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास वाटर लगा हुआ है। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है यानी एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम। अगर एनर्जी गैप कम हो गया है तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका जो कलर आएगा वो थोड़ा क्या आएगा, लाइट आएगा। तो ये क्या देता है, पेल ब्लू कलर, मतलब फीका सा ब्लू कलर होता है इसका, लाइट ब्लू कलर। उसके बाद अगर ये इसकी बात करें, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो जो कलर आएगा वो क्या आएगा, इंटेंस आएगा। ये क्या देता है, इंटेंस ब्लू कलर।
इंटेंस ब्लू बोल दीजिए या डार्क ब्लू बोल दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद अगर बात करें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की, तो ये क्या होता है आपके पास ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है ब्लू कलर का। नंबर ऑफ लिगेंड्स का भी इफेक्ट होता है इसके ऊपर, जो बाद में हम बताएंगे। देखो यहाँ पे 4 लिगेंड्स थे तो पेल ब्लू कलर का था, यहाँ पे 5 वाटर के लिगेंड आए तो ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट होता है। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट, अगर हम बात करें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की, इसके अंदर कोई भी लिगेंड नहीं है। कॉपर सल्फेट के अंदर कोई भी लिगेंड नहीं है। अगर लिगेंड नहीं है तो ये आयन नहीं बन पाएंगे, तो इस कारण से क्या होता है वाइट कलर का होता है। इसमें क्या है वाइट कलर का, मतलब क्या है इन द अब्सेंस ऑफ लिगेंड ये ऑर्बिटल ही स्प्लिट नहीं होंगे। जब ये ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा तो डी एक्साइट नहीं होगा, डी एक्साइट नहीं होगा तो कोई कलर नहीं आएगा। तो जो कलर है वो क्या आता है डी ट्रांजिशंस के कारण आता है। यहाँ तक समझ में लगी बात। अब देखिए 2 एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूँ आपको, जिससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। KMnO4 और V2O5, KMnO4 और V2O5, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या आएगी +7 और वेनेडियम की क्या आएगी +5, ठीक है। तो मैग्नीज +7 में क्या होता है D0 और वेनेडियम भी +5 में क्या होता है D0। इसका मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर देखो D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होने चाहिए थे कलरलेस। लेकिन आपने KMnO4 देखा है वॉयलेट कलर का होता है। तो ये जो कलर यहाँ पे इस केस में आता है वो आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण। इन 2 केसेस के अंदर जो कलर आता है वो क्या आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण। मतलब क्या हो रहा है कुछ ना कुछ चार्ज क्या हो रहा है कहीं से ट्रांसफर हो रहा है इनके पास, जिसके कारण से इनका क्या आ रहा है कलर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने ये क्यों बताया, अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डी के अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कलर जो आता है वो डी ट्रांजिशन के कारण आता है। लेकिन अगर उन्होंने KMnO4 पूछ लिया और उन्होंने डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर दोनों दिए हुए, तो आपको चार्ज ट्रांसफर बताना है। उस केस में जो कलर होता है वो चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। और चार्ज ट्रांसफर किससे होता है, ये जो O हैं वो क्या करते हैं मैग्नीज को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, अपना चार्ज ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण से उनका कलर आता है। वैसे V2O5 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है वेनेडियम को, जिसके कारण से क्या आता है कलर आता है। समझने लगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये यहीं तक है आपके पास, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे।